नमस्कार। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एक साथ चुनाव, समस्या और समाधान, साइमल्टेनियस इलेक्शंस, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। इस टॉपिक को चुनने का आधार ये था कि कल लाइव मिंट पे एक रिपोर्ट आई थी, स्टडी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट तैयार की थी विमल बालासुब्रमण्यम ने, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन से। और इनका ये कहना था कि जो सिंक्रोनाइज इलेक्शन हो रहे हैं या जिनकी बात चल रही भारत में, हो सकता है कि ऐसा करने से, सिंक्रोनाइज इलेक्शन करने से सेंटर स्टेट लेवल पर सेम पॉलिटिकल पार्टी की जीतने की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग 21% ज़्यादा है। ऐसा इन्होंने अपनी रिपोर्ट में, फाइंडिंग्स में सिंक्रोनाइजेशन इफेक्ट के रूप में समझाया है कि ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का, जिसकी हम पिछले कुछ सालों से बात कर रहे हैं लगातार, एक साथ चुनाव, तो उनका कहना है कि ये बैलेंस नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को इसका लाभ मिल सकता है। हम आज की चर्चा में ये समझेंगे देश में एक साथ चुनाव का अर्थ क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, और जो इसके विरोध में तर्क दिए जा रहे हैं, जो हमने एक रखी है न्यूज़ लाइव मिंट की, उस रिपोर्ट का भी हम आकलन करेंगे कि क्या ये पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, ये इतनी इनमें क्षमता है, इन तर्कों में, इन लॉजिक्स में, कि हम इस पूरे विचार को ही छोड़ दें। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे संवैधानिक स्थिति या बाधाएं हमारे यहाँ क्या हैं। क्या भारतीय संविधान इस तरह के सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन के लिए समर्थ नहीं बनाता हमको, या उसमें से प्रावधान है जो कि हमें रोकते हों। और अंत में हम देखेंगे कि समाधान क्या है। पिछले कुछ सालों से लगातार ये चर्चा का विषय है वन नेशन वन इलेक्शन, और इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है, स्पेशली वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के समय जो ये बहस चल रही है बार बार वन नेशन वन इलेक्शन आदि को लेकर। तो इस चीज़ को हम हमारे अपकमिंग मेंस एग्जाम के लिए भी एस्पेक्टेड क्वेश्चन के रूप में रख रहे हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना चाहिए। तो आज का हमारा डिस्कशन इन तमाम पहलुओं के इर्द गिर्द होगा। चुनाव एक साथ कराने का अर्थ क्या है, हमें जरूरत क्यों है, इसके विरोध में तर्क और संवैधानिक स्थिति, बाधाएं, और लास्ट में समाधान, सॉल्यूशन। चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगा इस एक फैक्ट के साथ कि वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया में कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार कोई क्रांतिकारी विचार लेके आई है, या कोई नूतन विचार है, कोई न्यू आइडिया है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हों। ऐसा नहीं है। हमारे देश में जब लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1950 दशक के बाद, और जो पहला चुनाव व्यवस्था 1952 में कंप्लीट होकर लागू हुई थी, जो पहली लोकसभा बन के आई थी 1952 में, तो शुरुआती जो हमारे 4 इलेक्शन थे 1952, उसके बाद 57, 62, 66, लगभग एक साइकिल जरूर छोटा छोटा ब्रेक हुआ था केरल के अंदर 1959 में। EMS नंबूदिपात की सरकार जो गिराई गई थी संवैधानिक मशीनरी फेल होने पे। और आप लोगों को शायद पता होगा कि दुनिया में पहली बार किसी देश में समाजवादी सरकार जो थी वो इलेक्शंस जीत के आई थी, वो इंडिया है। इंडिया के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, और केरल राज्य था। केरल एक अपवाद है, लेकिन कम्युनिस्ट जो स्थिति थी 1952 से लेके 1967 तक, ये थी कि हमारे यहाँ एक ही पार्टी की सत्ता थी केंद्र में और राज्यों में, अधिकांश राज्यों में, और ये प्रयोग लगातार सफल होता था। और उस समय
केंद्र और राज्य के चुनाव एक साथ ही होते थे। तो 4 बार हमारे यहाँ ऐसा रहा कि एक साथ ही विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन हुए और परिणाम एक साथ आए। ये इस बात को मैं बार बार इसलिए फोर्स कर रहा हूँ कि हमारे पास एक अपना स्वयं का अनुभव, एक नज़ीर है। इस वन नेशन वन इलेक्शन एक्सपेरिमेंट को लेके हमारे पास अपना एक एक्सपीरियंस है। हमने ये चीज़ पहली बार नहीं कर रहे हैं या पहली बार इसकी बात नहीं हो रही है, ये संभव थी, पहले हमने की है। और ये उस समय की है जब हमारा लोकतंत्र बिल्कुल शुरुआती दौर में था। 1950 का दशक और 60 का दशक भारतीय राजनीति के लिए एक शुरुआती काल के रूप में समझते हैं, जब नई नई चीज़ निकल के आए, नया संविधान बन के आया है। उस संविधान को लेके भी कई समस्या आ रही हैं। जब उसको हम प्रैक्टिकली लागू करने जा रहे हैं तो कुछ टकराव किसी दिख रही है प्रावधानों के बीच। ये स्थिति है 1950-60 के दशक की। राजनीति भी शुरुआती दौर में ही है, नई सरकार है, आज़ादी का बाद का माहौल है और एक ऐसा देश जहाँ पे बड़ी संख्या आबादी भूखमरी, कुपोषण और गरीबी और विभाजन की ताजदी लिए हुए है। तो ऐसे समय में ये जो हमने चुनाव करवाए, ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य था चुनाव आयोग के द्वारा, एक ऐसे काल में जब तमाम समस्याएं थी और आज की समान तकनीक भी नहीं थी। लेकिन हमने उस शुरुआती दौर में एक सफल लोकतंत्र के बीज बो दिए, जिसका परिणाम आज हम दुनिया के सफल लोकतंत्र में से एक कहलाते हैं। ये वही कारण है जिस तरह से हमने फाउंडेशन मौजूद रखी। अब अगला प्रश्न बनता है कि ये चेंज चली, जिस सिंक्रोनाइजेशन चला था शुरुआत से, ये टूट कैसे गया। तो 1967 के इलेक्शन के समय तक आते आते यदि आप भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का विकास देखेंगे तो देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर टूटन की स्थिति बनने लगी। इस समय तक नेहरू का देहांत हो गया है। नेहरू के देहांत के बाद शास्त्री जी प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं और पार्टी के अंदर गुटबाजी का दौर शुरू हो चुका है। इंटरनल पार्टी वीक है और ये वही दौर जब केंद्र में सत्ता वापस एक बार इंदिरा गांधी या गांधी परिवार के हाथ पे आने का काम चल रहा है, वापस उनके हाथ सत्ता आने की प्रक्रिया चल रही है। तो हुआ यह कि इस दौर में जो आम चुनाव हुए, कई राज्यों में कांग्रेस सरकार हार गई। बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल। और ये जो सरकार हारी कांग्रेस की, तो इन राज्यों में विकल्प के रूप में जो छोटे छोटे दल थे, जैसे भारतीय क्रांति दल, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ, इन सब ने मिलकर चुनाव के पश्चात गठबंधन अलायंस बनाए और एक वैकल्पिक सरकार देने का प्रयास किया। इस प्रयास को ही एसवीडी, संयुक्त विधायक दल, कहा गया। ये आपको पता होना चाहिए कि एसवीडी क्या है भारतीय राजनीति में। तो ये जो दौर शुरू हुआ 67 के बाद एंटी कांग्रेस का, इस दौर में जो छोटे छोटे पार्टी निकल के आई, ये बेसिकली इनके बीच में किसी प्रकार कोई वैचारिक तालमेल नहीं था, कोई आइडियोलॉजिकल इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, ना कोई इनके बीच में कोई आइडियोलॉजिकल बैलेंस था, ना इनके बीच में कोई कार्यक्रमों को लेकर समानता थी, हमारा कोई एजेंडा है, हम किस तरह से करेंगे, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम टाइप का नहीं था। ये दल केवल कांग्रेस विरोध या कांग्रेस के विकल्प के रूप में निकल के आए। तो हुआ ये कि कुछ दिन तो इनके बीच तालमेल रहा, लेकिन उसे तुरंत बाद ही राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ। रैम्पेंट डिफेक्शंस, शीघ्र गतिशील दल बदल की प्रक्रिया का दौर शुरू हुआ।
इसी काल में आया राम और गया राम का दौर शुरू हो गया। ये यहाँ से शुरू होती है और आगे आके फिर वो और पीक पे जाएगी। उसी को रोकने के लिए फिर हम संविधान में नए प्रावधान करेंगे। ये किसी दिन और चर्चा का विषय रहेगा, लेकिन ये दौर ही शुरू होता है। और जब किसी राज्य में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो ऑब्वियसली इससे वहाँ की गवर्नेंस प्रभावित होगी, क्योंकि गवर्नेंस करने के लिए ही, गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए इलेक्शन हुए और इलेक्शन ने ही गवर्नेंस को कमजोर कर दिया। उल्टा हो गया यहाँ पे। तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता हुई, इससे प्रशासनिक अक्षमता बढ़ने लगी और विकास आदि कार्य जो है वो पिछड़ने लगे। इसी दौर में एक नया टर्म बहुत चर्चा में आया, मिड टर्म इलेक्शन, मध्यावधि चुनाव। क्योंकि आमतौर पर सरकारें गिनती थी, फिर वहाँ पे राष्ट्रीय शासन लगता था, फिर बाद में उसके बाद चुनाव होते थे। तो कुल मिला के ये जो दौर शुरू हुआ, इससे इलेक्शन साइकिल इन सब राज्यों में टूट गई। और जो टूटी इलेक्शन साइकिल वो आज भी उसी रूप में चल रही है। राज्यों चुनाव अलग चल रहे हैं और केंद्र के चुनाव का अलग एक साइकिल है, उसमें भी कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है आज। अब अगला प्रश्न बनता है कि जो चीज़ 1970 के डिकेड्स में बिगड़ी थी, 60 और 70 डिकेड में, तो आज इतने सालों बाद हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या हमें फ़ायदे हैं इसके? भाई ठीक है, ऐसा था शुरुआत में, लेकिन आज इतने साल बाद जब हम आ गए हैं तो ये हमारे बीच चर्चा का विषय क्यों है? इसके कुछ ऐसे कारण हैं, 4-5, जो बहुत ही प्रमुख हैं। ये कारण आपको पता होना चाहिए कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन हमें क्यों चाहिए अब इतने साल बाद। इससे एक कारण तो साफ दिखता है कि हमारे यहाँ चुनाव एक डे टू डे रूटीन के रूप में दिखाई देता है। कभी किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, कभी किसी राज्य चुनाव हो रहे हैं, कई चुनाव के बाद बाई इलेक्शन हो रहे हैं। जैसे अभी मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन का दौर चल रहा है। सरकारें बदल गई हैं, एक सरकार बहुमत चला गया, दूसरी सरकार ने बहुमत साबित किया है। अब जिन विधायकों ने दल बदले वो दोबारा से अपने जीत के आएंगे या चुनाव के लिए जाएंगे। तो हो ही रहा है कि जो लोकतंत्र हमने बनाया था, लोगों की मुश्किलात और समस्याओं को हल करने के लिए, वो लोकतंत्र चुनावों में उलझा हुआ है। और चुनाव एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें भले ही वो राज्य का चुनाव हो, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो राष्ट्रीय स्तर से स्थानीय स्तर तक उनमें सरगर्मियां बढ़ जाती हैं। इलेक्शन जब होता है तो भाई भले एमपी में चुनाव हो, लेकिन महामंत्री को यदि स्टार कैंपेन बनाया है तो आएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। और जब वो आएंगे तो फिर एमपी के सीएम भी आएंगे, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे प्रचार के लिए। तो होता ये है कि पूरा जो राजनीतिक दल है, सत्ता पक्ष विपक्ष सब, वो सारे काम छोड़ के चुनाव प्रक्रिया में ही संलग्न हो जाते हैं और पूरा देश ही इलेक्शन बोर्ड में रहता है। कुल मिला के इससे गवर्नेंस प्रभावित होती है और डे टू डे के हमारे जो रूटीन वर्क हैं वो बैक टू चले जाते हैं। इस तरह की जो स्थिति है ये लोकतंत्र के लिए बहुत बेहतर चिन्ह नहीं है, कोई अच्छे निशान नहीं है, अच्छे सिम्टम्स नहीं है। ये जाने माने ज्यूइस्ट हुए हैं भारत में बहुत पॉपुलर, नानी पालकीवाला, कई सारी बुक्स लिखी इन्होंने और विधि में इनका एक लोकप्रिय नाम है विधि क्षेत्र में। तो इनका ये कहना था कि चुनाव हमारे दिल की धड़कन के समान होते हैं, अर्थात यदि बहुत तेज चलें, फ्रीक्वेंट इलेक्शन हो रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है, और यदि वो धीमे चलें तो भी ठीक नहीं है। एक पैटर्न सिस्टमैटिक होना चाहिए, तो इससे चीजें बेहतर हो पाएंगी।
ये उन्होंने कहा था। क्योंकि यदि चुनाव बहुत जल्दी होते हैं तो जनता को उम्मीदवारों का आकलन करने का मौका नहीं मिलता। भाई हमने किसी चुना अपना प्रतिनिधि बनाकर, अब उसके कामकाज को आकलन करने का एक समय चाहिए, कम से कम 5 वर्ष समय हमको दिया है। अब हम 5 मौके नहीं दे पाए तो हम कैसे उसके कामकाज का आकलन कर पाएंगे? और यदि हम आकलन नहीं कर पाए, सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो फिर हमारा निर्णय कैसे संतुलित होगा? इसलिए यदि फ्रीक्वेंट इलेक्शन होते हैं तो ये एक तरह से डेमोक्रेसी के लिए भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों को यह अधिकार है कि वो अपना निर्णय तय करें और निर्णय के लिए समय चाहिए होता है। और समय यदि नहीं मिल पा रहा है तो फिर हो सकता है कि वो निर्णय हमारा कुछ कमियों के साथ निकल के आए, तो एक स्थिति बनती है। इसके अलावा अभी मैंने कहा था कि इलेक्शन होता है कि गवर्नेंस के लिए, भाई कैसे गवर्नमेंट काम करेगी, गवर्नेंस के लिए उस गवर्नमेंट थ्रू गवर्नेंस होगा। लेकिन यदि इलेक्शन से गवर्नेंस ही प्रभावित हो रही है बार बार इलेक्शन से, तो फिर ऐसे इलेक्शन का मतलब है? इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जिससे उम्मीद की जाती है कि चुनाव के अलावा बाकी कार्यों पर भी ध्यान दे, जैसे जैसे चुनाव सुधार, इलेक्शन रिफॉर्म्स। और इलेक्शन रिफॉर्म्स कोई वन टाइम प्रोसेस है नहीं, ये एक निरंतर चल रही प्रक्रिया है। चुनौतियां नहीं आएंगी, हमें उन चुनौतियों के सामने नए हल ढूंढने होंगे। हर काल में नई समस्या आती है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि रोल ऑफ सोशल मीडिया इलेक्शन में एक नई तरह की चुनौती आई है वर्तमान दौर में। तो अब इलेक्शन कमीशन को उससे निपटने के लिए नए कदम उठाने होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये सब कार्य ना करते हुए केवल चुनाव प्रक्रिया में ही दिन भर या साल भर व्यस्त रहता है। कभी किसी राज्य में चुनाव, कभी किसी राज्य चुनाव, इलेक्शन कमीशन इसी काम में लगाता है। तो इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो भी काफी लिमिटेड हो गया फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होने से। फिर एमसीसी लागू हो जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जहां भी चुनाव होता है, जिस दिन से चुनाव की तारीख अनाउंसमेंट होती है उसी दिन से एमसीसी लागू हो जाता है। अभी एमसीसी लागू हो गया तो होगा ये कि जो गवर्नमेंट है वो किसी प्रकार की कोई नई स्कीम अनाउंस नहीं करेगी, ना कोई नया अपॉइंटमेंट करेगी, ना ट्रांसफर, ना पोस्टिंग। इलेक्शन कमीशन का अप्रूवल के बिना तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के गवर्नमेंट का जो नॉर्मल वर्क है वो पूरा स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है। तो ये भी एक समस्या है। इसके अलावा कई बार ये देखा गया कि चुनाव की आड़ में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो भी अपने डे टू डे रूटीन को करने से बचता है। चुनाव का समय है, ये कार्य हम आगे करेंगे, ये इस चुनाव के बाद होगा, ये निर्णय चुनाव के बाद लिए जाएंगे, आदि तमाम तरह की जो नीतियां चल रही सरकारी, उन नीतियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये भी एक समस्या है। फिर चुनाव के दौरान हम लोग जो मैन पावर इकट्ठी करते हैं चुनाव कंडक्ट कराने के लिए, जिनका डिप्लॉयमेंट किया था एक इलाके दूसरे इलाके में, चुनाव अधिकारी वगैरह, तो वो भी एक तरह का बर्डन है। असेंशियल सर्विस, आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी पे भी इसका इंपैक्ट पड़ता है। और पॉलिटिकल पार्टीज पे भी फ्रीक्वेंट इलेक्शन का प्रभाव पड़ता है, यदि छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्मॉलर वन है तो। क्योंकि चुनाव कोई भारत में वैवाहिक दृष्टिकोण देखें तो कोई कम खर्चीली प्रक्रिया नहीं है। तो छोटे राजनीतिक दल फ्रीक्वेंट इलेक्शन होने से दौड़ से भाग जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि चुनावों के समय लॉ ऑर्डर की स्थिति भी अलर्ट पे होती है। पूरी मशीनरी चुनाव से पहले ही अलर्ट पे रहेगी। इनफैक्ट जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका डिप्लॉयमेंट किया था चुनावों के लिए। अब उनका डिप्लॉयमेंट कर रहे हो तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी का जो उनको काम दिया हमने सीमाओं की, कहीं ना कहीं उससे हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं। और अंत में जो एक बड़ी समस्या है वो है फाइनेंस की। गवर्नमेंट का खर्चा भी चुनाव से कम नहीं होता, बढ़ता ही है।
तो कुल मिला के फ्रीक्वेंट इलेक्शन से कई प्रकार की प्रॉब्लम जुड़ी हुई हैं। तो ये हमने देखा कारण क्या हैं इस समस्या के। अब इससे फायदे क्या होंगे? मान लीजिए हम साइमल्टेनियस इलेक्शन लागू कर दें तो ऑब्वियसली ये जो समस्याएं, इन्हीं से हम दो चार होने से बच जाएंगे, समस्याओं बच जाएंगे, नए हल ढूंढ लेंगे। जैसे गवर्नेंस पे फोकस करेगी रूलिंग पार्टी, यदि बाबा इलेक्शन नहीं हो रहा है तो कैंपेन मोड में बाबा नहीं जाएगी वो। फिर सरकार के ऊपर भी जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा, नीतियों में निरंतरता होगी, कंटिन्यूटी होगी। ऐसा नहीं कि इलेक्शन के बाद हम इस निर्णय को लेंगे, इस तरह की बातें नहीं होती। जो एडमिनिस्ट्रेटिव उदासीनता है वो नहीं हो पाएगी, पॉलिसीज और प्रोग्राम में कंटिन्यूटी बनी रहेगी। फिर इसके अलावा इफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस इंप्रूव हुआ, ये भी एक कदम है। भाई यदि आप इलेक्शन मोड में हैं तो आपकी जो पॉलिसीज होती हैं वो इलेक्शन को दिवा करके बनती हैं। चुनावी साल है तो आपका बजट, आपकी नीतियाँ आमतौर पे पॉपुलिस्टिक मेजर्स से जुड़ी होंगी, जनता को इम्प्रेस करने के लिए। कठोर निर्णय से बचेंगे ताकि चुनाव में आप जाएं तो वहाँ पे आपको नुकसान ना हो। और एक और चीज़ है कि यदि हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करते हैं तो ब्लैक मनी को भी हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बार इलेक्शन होगा और एक ही बार हमको पूरी मशीनरी अलर्ट पे लेनी होगी, तो हमारे लिए बहुत कम आसान हो जाएगा बजाय बार बार करने के। लूप होल्स नहीं बचेंगे। अब इसके विरोध में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, कहीं जो लोग इसके अगेंस्ट में हैं वो क्या लॉजिक दे रहे हैं, वो भी हम समझ लेते हैं। जैसे एक उनका लॉजिक ये है कि ये लोकतंत्र के विरुद्ध है, डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं है। और जैसे एक रिपोर्ट आया है कि उसमें लोगों का वोटिंग बिहेवियर जो है वो इम्पैक्ट वो उस पर प्रभाव पड़ता है। तो एक लोकतंत्र के विरुद्ध है लॉजिक, दूसरा ही रूलिंग पार्टी को फेवर करता है, जो आज हमने लिया है न्यूज़। तो पहले तरह का विरोध यह है कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसीज हैं, जैसे यूएसए हो गया, इंग्लैंड हो गया, यदि आप वहां के इलेक्शन प्रोसेस को देखें तो आप देखेंगे कि वहां पे वन नेशन वन इलेक्शन तरीका से काम होता है। अमेरिका में प्रत्येक 4 साल के बाद नवंबर के महीने में पहले सोमवार के बाद जो मंगलवार आता है उसी दिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। इसी प्रकार से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीनेट का भी तारीख वहां फिक्स है और ये लॉ के द्वारा फिक्स की गई है। एक रूप में हम देखें तो अमेरिका में टॉप से लेकर बॉटम तक इलेक्शन का डेट फिक्स है। सबसे ऊपर प्रेसिडेंट हो गए, फिर सेनेटर हो गए, फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हो गए, फिर राज्यों के वहाँ गवर्नर्स हो गए, फिर राज्यों के विधानसभा के मेंबर्स हो गए, और फिर डिस्ट्रिक्ट काउंटी का इलेक्शन, और फिर शेयर जो सिटी के मेयर हैं उनका इलेक्शन, और सभासदों का इलेक्शन। तो पूरा इलेक्शन वहाँ पे इसी प्रकार से होता है। यदि अमेरिका, जो कि दुनिया के एक लोकप्रिय लोकतंत्र, हम ये कहें कि एक सम्मानी लोकतंत्र के रूप में दिखाता है, यदि वहाँ पे ये चीज़ लोकतंत्र विरुद्ध नहीं है तो भारत में कैसे? और दूसरी बात कि यदि लोकतंत्र विरुद्ध थी तो शुरुआत में संभव कैसे हुआ? एक तो ये प्रक्रिया। दूसरा ये कहना कि रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को हेल्प मिलेगी, जो आज रिपोर्ट भी आई है। उस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन पॉसिबिलिटीज के आधार पे हम किस चीज को ना करें बिल्कुल, जब तक कि वो सिद्ध ना हो जाए।
ये ठीक नहीं है। प्रूफ है एकदम चीज हाँ हो गया है, स्टडी रिपोर्ट तो बहुत तरीके से हो सकती हैं, एकदम उसके एग्जैक्ट कोई कंक्रीट कोई पॉइंट्स नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा या जनता पे हमें विश्वास करना चाहिए, उनकी समझ पे। और हमको लगता है कि जनता का वोटिंग बिहेवियर प्रभावित होता है, तो उस वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित ना होने से हम कैसे रोक सकते हैं, पब्लिक के बीच में किस प्रकार से शासन की जानकारियां अधिक से अधिक पहुंचें और जनता उनका आकलन करके स्वयं निर्णय लेकर उन्हें वोट कर डालना है, ये ज़्यादा बेहतर होगा वजह ये कहने से कि वन नेशन वन इलेक्शन से उनका वोटिंग बिहेवियर प्रभावित होगा, इसलिए हम इसको ना अपनाएं। और ऐसा हम जब बोलते हैं तो हम अपनी ही जनता की समझ पे प्रश्न लगा देते हैं। जब इंडिया में पहली बार चुनाव हुए थे, हमने एक झटके में एक ही साथ सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया। वोटिंग राइट्स जो हमारे यहाँ हैं सार्वभौमिक, ये नहीं थी अंग्रेजों के समय। अंग्रेजों के समय लिमिटेड वोटिंग राइट्स था, या तो संपत्ति के आधार पे आपको वोटिंग राइट मिलता था या फिर शिक्षा के आधार पर। सभी लोगों को वोटिंग अधिकार नहीं था, लेकिन हमने आजाद भारत में इस एक्सपेरिमेंट किया। उस समय कई लोगों ने कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत घातक होगा, लेकिन आज हम जनता के इसी वोटिंग अधिकार से ये देख पा रहे हैं कि लोकतंत्र या जनसेवक या हमारे प्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं के विरुद्ध जाके काम नहीं कर पाते। एक प्रकार का उनको पर अंकुश है। आप भले कितना भी नो कर लिए, 5 साल के बाद जनता के बीच में आप जाके वोट मांगनी पड़ेगा और वहां पे आप अपने काल बताने पड़ेंगे। और हम देखते हैं कि जिन जनताओं को हम अच्छा समझते हैं, हम सोचते हैं कि ये अशिक्षित हैं, लेकिन जब वोटिंग उनका पैटर्न देखते हैं, जब वोट डाले आते हैं और परिणाम सामने आते हैं, तो चौंकाने वाले परिणाम आए हैं भारतीय चुनाव इतिहास में। हम ये चीज़ कई बार देख चुके हैं। 1970s के डिकेड में इंदिरा गांधी पीएम होते हुए हार गई। कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर निकाल दिया इसी जनता ने, और तब से आज की जागरूकता कितनी ज़्यादा है। तो इसलिए ये कहना कि इससे लोगों का वोटिंग बिहेवियर आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ये कोई पुख्ता बात नहीं है। मैंने जो रिपोर्ट दी आपको, उसी रिपोर्ट को मैंने काउंटर किया इस पॉइंट के माध्यम से। तीसरा तर्क ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक रूप से इसमें समस्याएं, बाधाएं, और ये वैवाहिक नहीं है संविधान के मुताबिक। और उसका कारण ये था कि मान लीजिए एक साथ चुनाव अपने करवा दिए लोकसभा सभा के, और कल को लोकसभा में जो सरकार है या केंद्र में सरकार जो है वो लोकसभा में अल्पमत में आ गई, किसी कारण से चुनाव परिणामों के बाद किसी प्रकार का संतुलन बिगड़ गया, पार्टी के अंदर टूटन हो गई, तो ऐसी स्थिति में जो कंटिन्यूटी है वो टूटेगी और जो साइकिल हम चला रहे हैं सिंक्रोनाइज करके वो ब्रेक होगी। एक पॉइंट तो ये लॉजिक दिया गया। इसका उल्टा कि राज्यों में यदि सरकार बने आफ्टर इलेक्शन, कुछ राज्यों में चुनावों के पश्चात ही 5 साल से पहले ही वहाँ पे किसी प्रकार का असमंजस हो जाए, विधानसभा भंग कर दी जाए, तो फिर मिड टर्म इलेक्शन को लेकर क्या रहेगा। और मिड टर्म इलेक्शन आएंगे तो फिर इस सर्टिनिटी को, इस निश्चितता को साइकिल की हम जो लेके आ रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन के, उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, ये एक प्रमुख चर्चा का विषय है। इसको लेके 2-3 बातें हैं, बहुत आसानी से हम इस समस्या से निपट सकते हैं। एक तो यह कि हमें अपने संविधान में कुछ अमेंडमेंट्स करने होंगे। एक अमेंडमेंट जो करना होगा वो ये कि हमारे संविधान के आर्टिकल 85 2B और 174 2B, एक का संबंध है यूनियन से, लोकसभा से, और एक का संबंध है विधानसभा से। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करेगा और इसी प्रकार राज्यसभा विधानसभा को भंग करेगा, डिसॉल्व। भंग करने मतलब है कि कार्यकाल पूरा हो गया और नए इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो
सदन को डिसॉल्व कर दिया। अब वापस से फ्रेश इलेक्शन के आ रहे हैं। ये राज्यसभा के लिए टर्म इस्तेमाल नहीं होता, ये विधान परिषद इस्तेमाल नहीं होता, ये केवल इस्तेमाल होता है लोकसभा और विधानसभा के लिए, विधान परिषद के लिए नहीं है। तो कई विचारकों ने, कई थिंकर्स ने ये बात बोली है, एक्सपर्ट्स ने, कि यदि हम आर्टिकल 85(2)(b) और 174(2)(b) में निलंबन भंग की जगह निलंबन, सस्पेंशन या सस्पेंड शब्द को डाल दें, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा और विधानसभा की स्थिति, लोकसभा की राज्यसभा समान हो जाएगी और विधानसभा की विधान परिषद समान हो जाएगी, जो कभी भंग नहीं होती है। ऐसी स्थिति में होगा ये कि मान लीजिए चुनावों के बाद किसी तरह का दलों के बीच में, जो दल है उसके बीच में असमंजस हो गया, टूट हो गई, या समीकरण बिगड़ गए बहुमत के, तो हाउस को सस्पेंड किया जाएगा और किसी प्रकार का एक मैकेनिज्म रख लिया जाए कि ऐसी स्थिति में सभी पार्टियां किस तरह से मिलकर प्रयास करेंगी या फिर नया विकल्प की तरफ जाएंगे। ये नहीं कि सत्ता पक्ष टूट गया या उनकी बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति चुनाव भंग, राष्ट्रपति को राय दे रहे हैं भंग करने के लिए और वो नए चुनावों की तरफ जा रहा है। सस्पेंड करके कुछ समय के लिए उन्हें मौका दिया जाए कि आपसी तालमेल बनाने का प्रयास करें और सरकार बनाने का प्रयास करें। इस तरह की व्यवस्था हम रख लें विकल्प के रूप में, जरूरी नहीं कि हर बार 5 साल सरकार जाएगी। यदि बहुमत इस सरकार को आएगी तो 5 साल के लिए तो फिर नहीं जाएगी। हाँ, यदि गठबंधन है और गठबंधन में भी जो प्रमुख दल है उसके पास बहुमत का आंकड़ा पर्याप्त नहीं है तो कभी ऐसी समझती है। लेकिन भारतीय राजनीति इतिहास में काफ़ी बदलाव आए हैं। हमने एक शासन, एक पार्टी का शासन भी देखा है, हमने बहुदल, हमने ये भी देखा है कि गठबंधन का दौर भी हमने मौजूद देखा है, और वर्तमान में हम फिर देख रहे हैं कि एक प्रमुख दल गठबंधन में प्रमुख है। हालांकि गठबंधन टूटा नहीं है, गठबंधन अभी चल रहा है, लेकिन गठबंधन में एक प्रमुख दल की सत्ता मजबूत है। तो ऐसी स्थिति टूटन होने की संभावना कम होती है। ये हमें समझना पड़ेगा पार्टी टूटती कब है, क्या है, क्या समझकर बैठते हैं। तो ये एक हम प्रयास कर सकते हैं राज्य में और केंद्र में, इससे, इस संशोधन से काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी हम ला सकते हैं। दूसरा ये किया जाए कि जो हमारे हाउस हैं, सदन हैं, उनके जो बिजनेस रूल्स हैं उनमें बदलाव लाया जाए, और बदलाव ये लाया जाए कि जो हमारे यहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्रोसेस है विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, उसमें जर्मनी के समान एक प्रावधान किया जाए, हाउस के बिजनेस रूल में एक बदलाव किया जाए और जर्मनी के समान एक बदलाव किया जाए जिसका नाम है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इसमें बदलाव यह है कि जब भी कोई दल अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगा तो साथ में विकल्प भी लेके आएगा। वैकल्पिक सरकार का अल्टरनेटिव गवर्नमेंट है, ठीक है, ये सत्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, लेकिन विकल्प क्या है? इससे होगा ये कि यदि एक पार्टी हटती है तो जो विकल्प है वो शासन को निरंतर बना सकता है, और इससे साइकिल हमारी जो चल रही है सिंक्रोनाइजेशन वो भी टूटेगा नहीं और बेहतर तरीके से हम काम कर पाएंगे। इसके अलावा हम यूपी में 1998 में एक नई चीज निकल के आई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, कंपोजिट फ्लोर टेस्ट, जिसमें दोनों ही दलों को एक साथ फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया गया अपनी बहुमत की संख्या साबित करने के लिए। तो ये एक हमारे यहाँ खुद का एक उदाहरण है। यदि हम इस तरह की कुछ चीज़ों को डेवलप करें, मैकेनिज्म डेवलप करें, तो वन नेशन वन इलेक्शन को हम जो है संभव बना सकते हैं। कुछ हमें संविधान में बदलाव भी करने पड़ेंगे, कुछ हमें सभी पार्टियों को भी इसके लिए सहमत करना होगा। तो कंसेंसस
आम सहमति बनाना बहुत आवश्यक है। और यदि हम इसको कर पाए सभी लोगों की सहमति से, तो इसका अंत परिणाम लोकतंत्र के बेहतरी के लिए संभव हो पाएगा। तो ये हमारा आज का डिस्कशन है। मैंने इस पूरी डिस्कशन कोशिश करी है कि वन नेशन वन इलेक्शन और साथ में क्या क्या संवैधानिक बाधाएं, वो सब चीज़ें आपको स्पष्ट करूं। इस पे आप मेंस का एक क्वेश्चन पीएससी आईएएस दोनों के लिए तैयार करिएगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेके फिजिबिलिटी, संभावनाएं, इस पे एनालिसिस कीजिए। मैं क्वेश्चन बता देता हूं। एनालाइज द फिजिबिलिटी ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन इन इंडिया इन द नियर फ्यूचर। भारत में निकट भविष्य में एक राष्ट्र एक चुनाव पद्धति या व्यवस्था की संभावनाओं का आकलन कीजिए। ये फुल क्वेश्चन के रूप में मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे काफी प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपके इलेक्शन प्रोसेस आप पढ़ेंगे तो इसी बहाने आपके प्रीलिम्स क्वेश्चन भी काफी हद तक सॉल्व करने के लिए फैक्ट आपको मिलेंगे कि भाई आरपी एक्ट 1951 क्या है, एमसीसी कब से लागू होता है, जो मैंने बताया आपको, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसी प्रकार से भारत में जो दलों का टूटना है, दल बदल है, वो कब से निकल के आया, क्या कारण दल बदल के, किस तरह के। तो ये तमाम आज के डिस्कशन के विषय रहे। धन्यवाद।